बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आंटी ये ले, ये अम्मी ने आपके लिए गोश्त भेजा है। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा साइड पर करके देखा तो हमारे घर का पूरा शहर मोहल्ले के बच्चे और बच्चियों से भरा पड़ा था। कोई बैठे हुए थे और कोई खड़े थे। अम्मा ने इनको एक कितार बनाने का कहा और फिर कितार बनवा कर बच्चों को एक एक करके अंदर बड़ी बैठक में ले जाने लगी। तभी इनमें से एक ने अम्मा को अपने घर से आया हुआ गोश्त दिया। ये लोगों की अम्मा से मोहब्बत और अकीदत थी जो हर रोज कोई ना कोई चीज अम्मा के लिए बेच दिया करते थे। इसी वजह से मेरी भी जान छूट जाया करती थी, क्योंकि हर रोज का निजाम तो मोहल्ले से आई चीजों से ही चल जाता था। कोई सालन भेज देता तो कोई रोटियां या चावल, यहाँ तक कि लोग अपने घर से दूध पत्ती भी बनाकर लाते थे। हमारा रोजगार लगा हुआ था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही। कुछ ही देर में सारे बच्चे अंदर वाली बैठक में दाखिल हो चुके थे। मैंने भी पीछे होकर पर्दा वापस गिरा लिया और अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ ही देर के बाद बच्चों के पढ़ने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले ये सब बच्चे बाहर वाली छोटी सी बैठक में बैठते थे, वहाँ से जरा सी आवाज भी घर में सुनाई न दी। मगर फिर तादाद ज्यादा होने की वजह से अम्मा बच्चों को घर के अंदर बने मेहमान खाने में पढ़ाने लगी थी। काफी देर बाद जब मुझे भूख महसूस हुई तो मैं उठकर किचन में आ गया ताकि अपनी खुराक का कुछ बंदोबस्त कर सकूं, क्योंकि अम्मा ने तो अब 4 घंटे से पहले बच्चों के पास से उठकर बैठक से नहीं आना था और मेरे पेट में उछलते कूदते चूहे इतना सब्र नहीं कर सकते थे। किचन में आया तो बर्तन देखने लगा, जहाँ एक डोंगे में शापर में अच्छा खासा मटन गोश्त पड़ा हुआ था। यकीनन पड़ोस में से यही गोश्त आया था। मैंने बटन खोलते बाजू के कफ फोल्ड करके आस्तीनें चढ़ा ली और फिर जल्दी से गोश्त को शापर से निकालकर सिंक में रखा और उसके ऊपर नलका खोलकर गोश्त को धोने लगा। कुछ ही देर में गोश्त धुलकर साफ हो चुका था। इतनी देर में मैंने कोयले भी थका लिए थे। मैंने अपनी मर्जी के पीस उठाए, मसाले लगाकर फटाफट सीखों में परोकर कोयले पर रख। सीखों की महक कुछ ही देर में पूरे घर में फैल गई। ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लिया करता था। अम्मा को इन चीजों के लिए तकलीफ करने की जरूरत ना होती थी। मैं अपनी अम्मा का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि मेरे पास एक अम्मा ही तो थी जो मेरा सब कुछ थी। मगर मैं नहीं जानता था कि बहुत जल्द मुझसे मेरी माँ छीन ली जाने वाली। मैंने सीखें भून कर उतारी ही रहा था जब किसी ने पीछे से आकर मेरा कान पकड़ा। मैं मुस्कुराते हुए उठा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कान पकड़ने वाली हस्ती कौन है। मैं नामहसूस अंदाज में अपना बायां हाथ फौरन जेब में डाल दा और उठ खड़ा हुआ। मैंने अम्मा की तरफ देखा जो सवालिया नजरों से मुझे देख रही थी। वो बोली कि बदमाश, तुम फिर से शुरू हो गए हो। कोई तो लड़कों वाले काम कर लिया करो, ये सब काम तुम्हारे करने के नहीं है। तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा मना किया है कि ये काम मत किया करो, ये काम तुम्हारे करने के नहीं। मैं कर लेती हूँ, बस थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। अब उठो, यहाँ से जाकर बच्चों को देखो 2 घड़ी, मैं तब तक ये बनाती हूँ। अम्मा कहते साथ मेरी छोड़ी हुई जगह पर बैठकर सीखे बनाने लगी, जबकि मैंने अम्मा को साथ चटनी बनाने का भी कहा और खुद बावर्ची खाने से निकलकर बच्चों वाली बैठक में आ गया, जहाँ कुल 30 के करीब बच्चे थे। सब बच्चे मुझे भी जानते थे और मैं अक्सर अम्मा की गैर मौजूदगी और अम्मा के मसरूफ होने के बाइस इनके पास आता रहता था। मेरे कमरे में दाखिल होते ही कमरे में खामोशी छा गई, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर पुरइसरार मुस्कुराहट फैली। मैं मुस्कुराता हुआ जाकर अम्मा की सरबराही नशिस्त पर बैठ गया। सब बच्चे और बच्चियां ऐसे अपने अपने सिपारों पर झुक गए थे जैसे सबने कोई मौत का फरिश्ता देख लिया हो। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। मैं जितनी देर वहाँ बैठा रहा तब तक उनमें से किसी एक की भी आवाज ना निकली। वो सब के सब ऐसे ही दम सुध बैठे रहे, जबकि मैं मुस्कुरा कर सबको देखता रहा था। फिर आधे घंटे बाद ही अम्मा आई। उनके आते ही सब बच्चों ने सुख का सांस लिया, जबकि मैं एक मखसूस इशारा करता कमरे से बाहर चला गया, जहां अम्मा तख्तपोश पर मेरे लिए चाय, सीखें और चटनी रख कर गई थी। मैं बैठकर इन सब चीजों से इंसाफ करने लगा था और साथ ही साथ मेरा जहन मुसलसल कुछ न कुछ सोचने में मसरूफ था। मैं चाय पीकर अपने कमरे में गया और अपनी बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं अपने दोस्तों के पास मौजूद था। मेरे सारे दोस्त बेहद अच्छे और ऊंचे खानदानों में से थे। इनमें से एक मैं ही था जो जरा निचले तबके का था, मगर मेरे आला ज़र्फ लोगों ने कभी भी मुझे इस चीज का एहसास न होने दिया था। हमेशा मुझे अपने बराबर ही समझा था।
انہوں نے کبھی بھی مجھے خود سے الگ نہ سمجھا، ہمیشہ سے میری عزت کرتے تھے، اپنے برابر جگہ دیتے تھے۔ وہ اکثر مجھے مہنگے مہنگے تحائف دیتے رہتے تھے۔ پہلے تو میں بہت انکار کر دیا کرتا تھا ان کو، انکار کے باوجود بھی کوئی چیز نہ لیتا، مگر وہ میرے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے تھے اور زبردستی وہ مجھے چیزیں دیتے تھے۔ مجھے ان کی سنگت میں کافی عرصہ گزر گیا تھا، اب تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں ان سب میں سے نہیں، ان سب کے بیچ میں جب موجود ہوتا تو ان سب کا ہی حصہ لگتا تھا۔ جیسے ان لوگوں کی ٹھاٹ باٹ ہوتے تھے بالکل ویسے ہی میرے ہی ہوتے تھے۔ ایسا ہی آج بھی ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے سب کے سب دوست کھل اٹھے، کیونکہ میں محفل میں بہت زیادہ رونق لگایا کرتا تھا۔ سب دوست اٹھ کر مجھے گلے ملے اور سب نے مجھے گھیر لیا تھا جیسے شہد کے پیچھے مکھیاں آتی ہیں۔ اسی طرح میرے سارے دوست میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں نے ان کی محفل میں جان ڈال۔ بیٹھے بیٹھے ہی ان لوگوں نے سینما جانے کا پروگرام بنا لیا اور ٹکٹ بک کروا دیے، جن میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میں نے فون پر اماں کو دیر سے گھر آنے کا میسج چھوڑ دیا تھا۔ اصولاً تو مجھے اماں کے پاس ہی رکنا چاہیے تھا، کیونکہ اماں بالکل اکیلی ہوتی ہیں، اس لیے میں کبھی زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتا تھا، مگر نہ کرتے بھی کبھی کبھار دیر ہو جاتی تو میں اماں کو پہلے ہی بتا دیا کرتا تھا، تاکہ وہ قرآن پاک پڑھنے والے بچوں میں سے کسی کو اپنے پاس روک لے، اور اماں یوں ہی کرتی تھی۔ میں جب بھی لیٹ ہوتا تو وہ کسی نہ کسی کو گھر میں اپنے پاس روک لیا کرتی تھی۔ پھر میرے آنے پر اگر وہ بچہ جاگ رہا ہوتا تو اس کو اس کے گھر پہنچا کر آنا میری اور اماں کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور جس دن اگر بچہ سو جائے تو پھر ان کو صبح ہی ان کے گھر بھیجا جاتا تھا۔ آج بھی میں اپنے دوستوں کے ہمراہ 8:15 سینما میں داخل ہوا۔ ہم اپنی مخصوص نشستوں پر جا بیٹھے۔ ہم نے اپنی پسندیدہ مووی دیکھی جو کہ 10:15 بجے ختم ہوئی۔ ہم نے پاس کے ہی ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے تک 11 بج چکے تھے۔ اب میں گھر کو نکلنا چاہ رہا تھا، جس میں میرے سارے دوست ایک مرتبہ پھر سے مجھے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے سینما میں لے گئے۔ نہ بھی کرتا رہا، مگر میری کسی بات کو بھی انہوں نے خاطر میں نہ لایا اور ایک اور پوری فلم دیکھی۔ رات کو ہم 1 بجے سینما سے نکلے اور تقریباً 1:45 بجے میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ میں نے جو ہی دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا، اتنے میں دروازہ کھل گیا۔ اماں میرے ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ میں جیسے ہی بائک لے کر اندر داخل ہوا، اماں نے فوراً مجھے گلے لگا لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے کچھ ہوا تو نہیں۔ تو میں نے اماں کو جو تسلی دی اور ان کو بتایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو اماں نے مجھے زیادہ دیر گھر سے باہر رہنے کا پوچھا، جس کو میں نے مختصر بتا دیا، اور پھر اماں سے ایکسکیوز کرتا فوراً سے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا، کیونکہ جو میری حالت تھی میں ان کے سامنے زیادہ دیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کمرے میں آ کر فوراً سے واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آیا تو اب میرے قدم اماں کے کمرے کی طرف تھے۔ میں اماں کے کمرے کی طرف گیا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے جھانک کر اندر دیکھا، جہاں اماں کے ساتھ مدرسے کی ایک لڑکی بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ وہ نہ تو زیادہ بڑی تھی اور نہ ہی زیادہ چھوٹی۔ اس کی عمر تقریباً 16، 17 یا پھر 18 برس تھی۔ وہ پچھلے 9 سال سے اماں کے پاس پڑھ رہی، ساتھ ہی ساتھ حفظ بھی کر رہی تھی۔ میں وہیں دروازے سے پلٹ آیا اور کچن میں جا کر اماں کے لیے دودھ گرم کیا۔ میں روزانہ رات کو اماں کو دودھ گرم کر کے دیا کرتا تھا، ساتھ خود بھی پیتا تھا۔ ابھی فی الحال صرف اماں کے لیے ہی گرم کیا اور گلاس ٹرے میں رکھ کر ٹرے لیے کمرے میں چلا آیا اور دودھ کا گلاس اماں کو پکڑا دیا۔ اماں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے گلاس پکڑ لیا اور دودھ پینے لگی۔ پھر مجھ سے کہا کہ بیٹا، اس بچی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ جس وقت تم نے کال کی اس وقت سارے بچے جا چکے تھے، صرف یہی رہی تھی، تو مجبوراً میں نے اسی کو روک لیا۔ اب تم جلدی سے جاؤ اور اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ۔ روک تو لیتی میں، لیکن اس بچی کا مسئلہ ہے۔ یوں جوان جہاں بچی کو میں ساری رات اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی، وہ بھی اس صورت میں جب میرا بھی جوان جہاں بیٹا گھر پر ہو۔ میں نے اماں کی بات سن کر ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اماں اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولی، جاؤ بیٹا، بھائی تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاتی، لیکن نیند کے بھار سے میری پلکیں جڑ رہی ہیں اور گھٹنوں میں بھی بے تحاشا درد ہے، لیکن تم فکر مند نہ ہو، بھائی تمہیں با حفاظت گھر پہنچا کر آئے گا۔ اس لڑکی نے اماں کی بات سن کر جھجکتے ہوئے میری طرف دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر اماں سے اللہ حافظ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا ارادہ اس کو بائک پر لے جانے کا تھا، اس طرح میں جلدی واپس بھی آ جاتا، مگر اماں نے پیدل جانے کا ہی کہا۔ یوں میں چاروں ناچار اس کے پیچھے پیچھے پیدل ہی چل پڑا۔ اس کو گھر چھوڑنے کے بعد میں گھر واپس آیا، تب تک اماں سو چکی۔ میں اماں کو سوتے دیکھ کر الٹے پاؤں ہی واپس گھر سے نکل آیا اور فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر میں داخل ہو کر سو گیا۔ میں کافی دیر سکون کی نیند سوتا رہا، یہ جانے بغیر کہ یہ میری آخری سکون کی نیند ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو ہونے والا تھا، اس سے میرا سکون
चैन सब उड़ जाना था। इसके बाद सुकून की क्या, मुझे तो नींद ही नहीं आनी थी। मैं न जाने कितनी देर सोता रहा था। मेरी आंख अम्मा की चीखें सुनकर खुली। अम्मा चीख चीख कर रो रही। मैंने अपनी आंखें खोली, वक्त देखा तो दिन का 1:30 बज रहा था और बाहर से अम्मा के रोने की आवाजें आ रही थी। मेरा दिल किसी अनहोनी के तहत धड़क रहा था। मैं फौरन से उठा और पैरों में स्लीपर पहनकर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागा। अम्मा की हालत देखकर मेरा दिल अनजाने खौफ के तहत धड़का। मैं भागकर अम्मा के पास पहुंचा और अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या हुआ है, तू क्यों ऐसे रो रही है, सब खैरियत है ना? तो अम्मा के बात ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मैं टुकर टुकर अम्मा की तरफ देखने लगा। मेरी आंखें हैरत और बेयकीनी से फैली थी, क्योंकि मेरा नाम फरहाद है, मेरी उम्र 35 साल है। मेरे अब्बा मौलाना थे और मस्जिद के इमाम थे और अम्मा घरेलू खातून थी। दोनों आपस में कजन थे और बचपन से ही एक दूसरे से मंसूब थे। जो ही शाऊर की मनाजिल पर पहुँचे तो दोनों का निकाह करके बंधन में बांधकर अम्मा को अब्बा के संग रुखसत कर दिया गया। शादी के 5 साल बाद मेरी पैदाइश ने इनकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए थे। एक खुशियों भरी जिंदगी गुजर रही, मगर ये खुशियाँ वक्ती थी। जैसे ही मैं 3 साल का हुआ, अब्बा एक दिन हमें दागे मुफारकत देकर जा चुके थे। अम्मा और मैं अब्बा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले होकर रह गए। हमारा कोई भी वाली वारस न था। रिश्तेदारों ने दिखावे के लिए एक दूसरे के सर पर हाथ रखना चाहा था, मगर मेरी अम्मा बहुत खुददार थी। अम्मा की खुददारी ने ये गवारा न किया कि कोई दूसरा आकर इन पर एहसान करता। अम्मा किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहती। वक्त गुजरता गया। अम्मा ने मोहल्ले के बच्चों को घर में कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया था। मोहल्ले वालों की अम्मा के साथ काफी जान पहचान थी। अब्बा की वजह से सब काफी अच्छी तरह हमें जानते थे। सब ने बच्चों को अम्मा के पास कुरान पाक पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। वक्त गुजरता गया। मोहल्ले के लोग तोहफतन कोई ना कोई चीज भेज दिया करते थे। उनकी नीयत एहसान करने की ना होती थी। वो अम्मा को चीजें तोहफतन देते ताकि अम्मा इनकार ना कर पाए, और यही होता था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भी बड़ा हो गया। अम्मा ने मुझे बेहद लाड प्यार और मोहब्बत से पाला था। कभी भी मुझे डांटा तो दूर, गुस्सा तक भी नहीं किया था। ना ही कभी मुझे अब्बा की कमी महसूस होने दी। उसने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की भरपूर कोशिश करती थी। जब कभी मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे बजाय मारने और डांटने के आरामों प्यार से समझाती। अम्मा की नजर में सख्ती करने से औलाद बिगड़ जाती है, और फिर मैं तो था ही अम्मा की इकलौती और लाडली औलाद। मुझे तो अम्मा ने अपने हाथ का छाला बना कर रखा था। दिन रात मेरे गिर्द दुआओं का हसार बना कर रखती थी। मैं भी अम्मा की दुआओं के जेरे असर परवान चढ़ने लगा। मैंने मैट्रिक के बाद एफए के लिए दाखिला लिया। साथ ही साथ शाम के वक्त एक मोटरसाइकिलों की दुकान पर भी बैठने लगा था, ताकि कुछ ना कुछ हुनर सीख लूं। फिर जैसे ही एफए मुकम्मल किया तो कहीं काम पर लग जाऊंगा, क्योंकि इससे आगे पढ़ने की मेरी औकात ना थी और ना ही अम्मा के पास इतने वसाइल थे। मगर कॉलेज के पहले ही दिन मेरी मुठभेड़ आला रईस खानदान के बच्चों से हो गई, जो मेरे ही कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे। चूँकि मैंने शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिला लिया था, तो इस वजह से वो अमीरजादे भी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले थे। उन्होंने पढ़ना क्या था, खैर बस वक्त ही पास करते थे। जल्द ही मेरी इनसे दोस्ती हो गई और फिर मेरी मौजें शुरू हो गई। पहले जो मेरा कॉलेज के बाद का वक्त मोटरसाइकिल की दुकानों पर गुजरता था, अब मेरा वही वक्त मेरे दोस्तों की संगत में गुजरने लगा। उनकी संगत में वक्त गुजरने का पता ही ना चलता था। हम अक्सर छुट्टी के दिन भी इकट्ठे ही वक्त गुजारी किया करते थे। अम्मा अक्सर मुझे समझाती रहती कि ज्यादा देर बाहर ना रहा करो, अमीरजादों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। मगर मैं इस बात को अम्मा की अपने लिए फिक्र और मोहब्बत समझता। काश कि मैं उस वक्त समझ पाता कि वो ये बात क्यों कह रही हैं कि अमीरजादों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। काश कि मैं इस बात के पीछे छुपे इस बात के मफहूम तक पहुंच पाता, तो आज इस हाल में ना होता। मगर उस वक्त मेरी अकल पर पर्दे पड़ गए थे। मुझे अपने दोस्तों के अलावा और कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैं एक दिन इनसे ना मिलता तो बेचैन हो जाया करता। उनके बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल बेजरर सी हो गई थी, क्योंकि मुझे उनके साथ रहते रहते आसाइशों की आदत हो चुकी थी। मैंने जो एफए के बाद कॉलेज छोड़ देना था, अब अपने इन्हीं दोस्तों की बदौलत बीएससी के लास्ट ईयर में था। अब अम्मा ने भी मुझ पर रोक टोक कम कर दी, क्योंकि जवान खून है, कहीं रोक टोक से ज्यादा बिगड़ ना जाए। बीएससी मुकम्मल करने के बाद इन सब ने अपने अपने खानदानी बिजनेस ज्वाइन कर लिए थे, मगर मेरा कोई खानदानी बिजनेस नहीं था कि जिसको मैंने ज्वाइन करना था। नौकरी के लिए मुझे जगह जगह धक्के खाने फिर रहे थे, लेकिन कहीं भी नौकरी न मिली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही कोई नहीं था। यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कई साल नौकरियों की तलाश में गुजार देते हैं, फिर मेरी क्या वक़्त। मेरे इन्हीं दोस्तों में से एक ने उस वक्त मेरी ये मुश्किल भी आसान कर, उसने अपनी कंपनी
कंपनी के एक ब्रांच में मुझे डायरेक्टर बतौर मैनेजर लगा दिया और शुरुआती तनख्वाह 35,000 थी। मेरी तो मुझे ही लग गई थी। दूसरी तरफ अम्मा भी खुश थी कि उसको लगता था कि मुझे ये नौकरी तालीमी काबिलियत और अपने बलबूते पर मिली है। हमारे घर की मुश्किलात अब खत्म होती गई, मगर ये सिर्फ मेरी ही खाम ख्याली थी। वक्त ने न जाने कितने कितने कठिन और मुश्किल सफर मेरी जिंदगी में लिखे थे कि जिनको पार करना मेरे लिए मौत के मुतरादिफ हो जाना था। मेरे ऊपर ऐसा ऐसा कड़ा वक्त आना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाने थे, मगर मैं आज के मजे में गुम, कल की फिक्र से बिल्कुल ही लापरवाह हो। काश कि मैं आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ सोच लेता, कुछ गौर और फिक्र कर लेता, तो बाद में मुझे कम से कम पछतावा तो ना होता। उस दिन जब मैंने अम्मा से रोने का सबब पूछा तो अम्मा ने बताया कि वो लड़की जिसको रात को मैं घर छोड़कर आया था वो मर गई है। ये खबर मुझ पर एक बम बनकर गिरी। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है या कोई झूठ। उसका मनमोहना खूबसूरत चेहरा एकदम से मेरी आंखों के सामने आया। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी हालत गैर हो रही। मैंने कहा कि अम्मा तुझे लाजमी कोई गलतफहमी हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अम्मा ने कहा कि ऐसा ही हुआ है। मैंने फोन निकालकर इधर उधर फोन किए तो कुछ ही देर में मुझे इस बात की तस्दीक हो गई। मैंने अफसोस से अपने चेहरे पर हाथ फेरा, बड़ी मुश्किल से अपनी हालत पर काबू पा लिया। अम्मा ने मुझे कहा कि मुझे उसके घर ले जाओ। मैंने अम्मा को उसकी बड़ी चादर ला कर दी और फिर अम्मा को साथ लिए मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके घर ले गया। उसका घर मेरे घर से 20 मिनट के फासले पर था। पैदल 40 से 45 मिनट लग जाते थे। मैंने अम्मा को उसके घर के सामने उतारा और फिर अपनी बाइक वापस मोड़। मैं चाहने के बावजूद भी उसके घर के अंदर न जा सका। जब मैं वापस अपने घर पहुंचा तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही। मेरे दोस्तों ने जब मेरी ये हालत देखी तो मुझ पर हंसने लगे कि एक लड़की की वजह से तेरा ये हाल हो रहा है। मैं उनको क्या बताता कि मेरा पूरा फन्ने इस्तराब और बेचैनी की हालत में रहा। शाम को अम्मा उसकी तदफीन के बाद खुद ही वापस आ गई और अभी तक वो रंजीदा थी। वो मुझसे बिना कोई बात किए कमरे में चली गई, जबकि मैं उसकी सेहत का ख्याल करते हुए किचन में चला आया। मैंने अम्मा का फेवरेट खाना बनाया और ट्रे लिए कमरे में चला गया और अपने हाथों से नवाले बना बना कर जबरदस्ती अम्मा को खाना खिलाया। अम्मा खाना खाकर सो गई और मैं भी बर्तन किचन में रखकर अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरा ज़हन मुसलसल उस लड़की की तरफ लगा था। उसे याद करते करते न जाने कब मैं नींद की वादियों में उतर गया, ये जाने बगैर कि अभी एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। रात को अम्मा मेरे हाथ से खाना खाकर सोई थी, मगर वो फिर दोबारा ना उठी। इस रात हमेशा हमेशा के लिए सो गई। इस रात नींद में ही हार्ट अटैक से अम्मा की जान चली और मैं अकेला रह गया। अम्मा का मरना था कि मेरे सर से ममता का शफकत भरा हाथ उठ गया। अपनी अम्मा जो कब्र में उतारने के बाद मैं बेहद रोया था, एक साथ ही मेरे दो अजीज हस्तियां मुझे छोड़कर दुनिया से जा चुकी। अभी अभी तो मैं मोहब्बत के नाम से नया नया वाकिफ हुआ था। जब भी दोस्तों के बीच बैठकर उस लड़की कशमाला की बात करता तो मेरे दोस्त मुझे मजनू कह कर पुकारते थे और मुझे कहते थे कि ये तो पक्का रन मुरीद होगा, और मैं अपने दोस्तों की इस बात को किसी तमगे की तरह कबूल कर लेता, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत की रन मुरीदी करना मंजूर था। उस रात जब मैं उसको घर छोड़ने जा रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अगले दिन अम्मा से अपने और कशमाला के रिश्ते की बात जरूर करूंगा। मगर अगले दिन जाने ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन मुझे उसके मौत की खबर मिली और उसकी मौत के एक दिन बाद ही मेरी अम्मा मुझे छोड़कर चली गई। मैं रोजाना अपनी माँ की कब्र पर जाता और घंटों वहाँ बैठा रहता। मुझसे अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त न हो पा रही। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अम्मा ने इतना गहरा सदमा किस चीज का लिया है जो उन्हें मौत के मुंह में ले आया। आखिर अम्मा को परेशानी क्या थी? क्या अम्मा ने कशमाला की मौत का इतना सदमा लिया था कि उसके पीछे पीछे ही चल बसी? आज अम्मा को मरे 10 दिन गुजर गए थे। मैं यूं ही अम्मा की कब्र पर आकर बैठा था जब एक पागल आया और मुझे कुछ इशारे करने लगा। मैं उस पागल से बहुत तंग आ गया। वो रोज यूं ही आ जाता था और अम्मा की कब्र की तरफ इशारा करता और मुझे कुछ समझाने की कोशिश करता, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था और मैं उसको हर रोज मार कर भगा दिया करता था। आज भी मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया जो हर मर्तबा मेरे और मेरी माँ के बीच आ जाया करता था। मैं एकदम उठकर उसकी तरफ बढ़ा और उसे मारने लगा और उसे भगा दिया। आज मैंने उसे पहले की निस्बत बहुत ज्यादा मारा था। उसके बाद मैं कुछ देर वहीं पर बैठा रहा और फिर वहाँ से उठकर घर वापस आ गया। अगले रोज जब मैं वापस कब्र पर आया तो मुझे बहुत हैरानगी हुई। अम्मा की कब्र पर बेतहाशा भीड़ इकट्ठी हुई। मैं उस भीड़ को तोड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा तो आगे का मंजर देखकर मेरी जान निकलने लगी। मेरी माँ की कब्र को पुलिस वाले घेर कर खड़े थे।
और वो मेरी माँ की कब्र खोद रहे थे। जो ही उन्होंने मेरी माँ की कब्र खोदी और अम्मा की डेड बॉडी निकाल एम्बुलेंस में डाली और अस्पताल चले गए। उन लोगों ने अम्मा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया क्योंकि उनको इत्तला मिली थी कि मेरी माँ की मौत तबई नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत किसी ने अम्मा का कत्ल किया है, मगर क्यों और कब, इस बात का अभी कोई पता ना चल सका। सब लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे जो 2 घंटे बाद आनी थी, और जैसे ही 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई उस पर ये चीज साबित हो चुकी थी कि वाकई ही अम्मा का कत्ल किया गया। अम्मा की मैयत को दोबारा से गुस्ल करके तदफीन के लिए ले जाया गया, जबकि मुझे वहीं से गिरफ्तार करके जेल में ले जाया गया था। मुझे सिचुएशन की कुछ समझ ना आई कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैंने बेतहाशा एहतजाज किया, जिस पर हवलदार मेरी तरफ आया। मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ क्यों डाला है, मुझे यहाँ से निकालो ताकि मैं अपनी माँ के कातिल को ढूंढ सकूं। तो वो हवलदार हंसने लगा और मुझे कहा कि चुप कर, जाकर बैठ जा, तो वो छितरोल करूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। खुद ही अपनी माँ का कत्ल करता है और फिर खुद ही अनजान बनता है। शुक्र है कि तेरे दोस्तों ने तेरा चेहरा बेनकाब कर दिया, तू तो लंबा अंदर जाएगा। तूने न सिर्फ अपनी माँ का कत्ल किया है बल्कि एक मासूम लड़की की जान भी ले ली है। अब चुप करके बैठ जा। उस हवलदार की बातें सुनकर मेरा दिमाग कर रहा, मेरा दिमाग चकरा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और मेरे दोस्त, मुझे एकदम से अपने दोस्तों का ख्याल आया तो मैंने हवलदार से दरख्वास्त कि मुझे एक कॉल करने की इजाज़त दी जाए। मुझे बहुत मुश्किल से एक कॉल की इजाज़त मिली। मैंने अपने दोस्त को कॉल मिलाई, उसको मदद करने को कहा तो वो मेरा हाल सुनकर हंसने लगा। वो सब एक साथ ही बैठे थे, ये सब उन्हीं की चाल। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अम्मा की बात नहीं मानी। अम्मा ने मुझे कितनी मर्तबा कहा था कि अमीर लोगों से दोस्ती ना करो, इनकी दोस्ती अच्छी नहीं होती, ये लोग अच्छे निकल जाएं तो इनसे अच्छा कोई नहीं होता, और अगर ये बुरे हो जाएं तो इनसे बुरा कोई नहीं होता। मुझे मेरे दोस्तों ने ही धोखा दिया था। पहले उन्होंने कशमाला के साथ ज्यादती, जिसके बायस कशमाला की जान चली। उस रात जब मैं कशमाला को घर छोड़ने गया था तो कशमाला ने ही कुछ फासले पर मुझे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि रात के इस पहर उसके घर वाले मुझे उसके साथ देखें, इसलिए मैं पीछे ही रुक गया था और उसने मेरे सामने घर का दरवाजा पार किया था। और अगली सुबह कॉलेज जाते हुए मेरे दोस्तों ने उसको अगवा कर लिया और उसके साथ इंतहाई बुरा सलूक करके उसको घर के दरवाजे के आगे नीम मुर्दा हालत में फेंक के। अम्मा को किसी की सुनी सुनाई मेरी कशमाला के लिए मोहब्बत का इल्म हुआ तो अम्मा को यही लगा कि कशमाला के साथ ये सब मैंने किया है, मगर रात तक अम्मा को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी कि ये सब कुछ मेरे दोस्तों ने किया था। अम्मा मुझे बताने लगी थी कि इससे पहले ही अम्मा को गला घोंट कर मार दिया गया। मैं जेल में बैठा अपनी जिंदगी की कोताहियों को याद कर रहा था। मेरी जरा जरा की कोताहियों ने मेरी जिंदगी क्या से क्या कर दी।